the next video of Little Scholars, where future lies in your own abilities. दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अप्रोक्सीमेटली आखिरी वीडियो पर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट हियर इज रेडी टू एंड. क्या बचता है वो आज पढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो बचा है हमारे पास पढ़ने के लिए वो बचा है सिर्फ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, राइट. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ना है, यानी कि मुझे अलग अलग फिगर से गॉस लॉ क्रिएट करके, गॉस लॉ जहां वर्ड यूज हो गॉस लॉ वहां पर क्लोज सरफेस, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल को क्लोज सरफेस के अंदर रख दूंगा, क्लोज सरफेस बदलता रहूंगा और फिर देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स किस तरीके से क्रिएट होता है. ये हमें आज की वीडियो के अंदर पढ़ना है और ये आखिरी टॉपिक है. अगली वीडियो पर्टिकुलरली हम लोग फेस करेंगे, बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर. एक आध टॉपिक छोड़ देंगे, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर वो वीडियो. ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, आंसर्स कैसे हो सकते हैं, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम लोग हमारा अगला वीडियो आप लोगों के साथ लेके आएंगे, जो लगभग इस चैप्टर के लिए हो सकता है आखिरी वीडियो मार्क होगा. ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर. ठीक है, चलो ये बात हुई. कुछ बड़ा कुछ नया 1 जून के लिए रखा है आप लोगों के लिए. बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा और आई होप कि आप लोग उसको बहुत इंटरेस्ट से लाइक करेंगे. ठीक है, कुछ डिफरेंट है. ठीक है, चलो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले गॉस क्या बोलता है उसका लॉ तो देख लो. टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. Q इज बेसिकली द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोज सरफेस. तो जब भी आप ये पढ़ोगे तो मैंने यहां पर चार्ज को क्लोज कर दिया है. सो गॉस लॉ कहता है कि एक क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज पड़ा है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो चार्ज वहां से बाहर निकालेगा. ऐसा सर गॉस का कहना था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया गॉस लॉ. ठीक है, सो फ्लक्स जनरेटेड इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस. ठीक है, दिस इज इक्वल टू द फ्लक्स. ठीक है, वैसे अगर मैं फ्लक्स की डेफिनेशन देखूं जो हमने पढ़ी थी, यहां से अगर हम लोग फ्लक्स की डेफिनेशन देखें तो फ्लक्स की डेफिनेशन हो सकती थी हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, है ना, और अगर कोई एंगल है देन इट शुड बी cos थीटा. इस तरीके से कुछ हमारे पास चीजें थी जिनको हमें आज की वीडियो के अंदर एक अल्प विराम देना है एप्लीकेशंस के साथ. तो एप्लीकेशंस की कैटेगरी में मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने स्टार्ट करता हूं. ठीक है, सबसे पहली हम लोग एप्लीकेशन लेके चलते हैं कि हम लोगों ने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है. ठीक है, तो मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है. ठीक है, जिसकी लेंथ मैं L कंसिडर कर लेता हूं. दिस इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी लेंथ मैंने क्या कंसिडर कर ली, L. ठीक है, और ये रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर. तो हम यहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है. ठीक है, अब मुझे यहां पर फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि कितना फ्लक्स जनरेट होगा. ठीक है, तो अगर मैं नोट करूं, है ना, ये टोटल, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, तो जितना भी लाइंस होंगी वो इससे बाहर की तरफ जाएंगी. पहली चीज तो मैं सारी की सारी लाइंस बाहर की तरफ जनरेट कर लेंगे. दूसरी चीज, इसमें 3 सरफेस बनते हैं. पहला सरफेस DS1. ठीक है, दूसरा सरफेस DS2 और तीसरा सरफेस DS3. ठीक है, अब अगर मैं इस फर्स्ट की देखूं तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90. अगर मैं इन दोनों की देखूं, ठीक है ना, राइट, सेकंड सरफेस के लिए देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन वेक्टर इस डायरेक्शन में. तो
तो बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ds1। अगर मैं ds2 की बात करूं तो ds2 का डायरेक्शन ये रहा और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये रहा, ठीक है। तो इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तीसरे केस के लिए जहां पर ds का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ds3, दिस इज ds2, ठीक है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग लेते हैं इस डायरेक्शन में। अगेन दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? टोटल फ्लक्स। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? which is equals to phi e, which is equals to close integral of E dot ds, ठीक है। अब यहां पर क्लोज इंटीग्रल मुझे 3 के लेने पड़ेंगे क्योंकि ds को मैंने 3 कंपोनेंट पे तोड़ा था। तो ये हो जाएगा E ds1, ठीक है, cos थीटा प्लस E ds2 cos थीटा प्लस E ds3 cos थीटा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस के लिए थीटा 90 है तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds1 cos 90 एंड cos 90 इज 0 प्लस, सॉरी इट इज नॉट, इट इज 180, ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी हियर, इट इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। चलो, E डॉट ds2 cos 0 प्लस E डॉट ds3 cos 180, ठीक है, राइट। अब देखो, तो सबसे पहले इसकी वजह से, ठीक है ना, सबसे पहले अगर मैं कंसीडर करूं तो इसकी वजह से होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई 0, ठीक है। अब वो बचता है, तो ये हुआ क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds2 प्लस E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds3 इंटू -1 cos 80 इज -1, cos 180 कितना होगा भाई? 180 इज -1, ठीक है, राइट। तो ये कितना जनरेट हो गया? E। अच्छा, व्हाट अबाउट सरफेस एरिया? इसका सरफेस एरिया कितना निकलेगा? ये सरफेस है, इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, तो E इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, ठीक है। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट इज 0, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कंपोनेंट से निकलेगा तो वो ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास? 0 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास कि भाई मेरे पास 2 स्फीयर हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग 2 स्फीयर ले लेते हैं भाई। एक स्फीयर ये रहा, इसको नाम दे दिया मैंने S1, और एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसको नाम दे दिया हमने S2। सेंटर पॉइंट से इसका रेडियस है R2 और सेंटर पॉइंट से इसका रेडियस है R, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर एक स्फीयर में रखा हुआ है, फर्स्ट वाले में चार्ज Q और दूसरे स्फीयर में रखा हुआ है चार्ज 2Q। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट phi1 ratio phi2. phi1 flux generated by S1 surface and phi2 is flux generated by S2 surface, ठीक है। दूसरी चीज, अब जब ये Q चार्ज रखा है तो ये क्लोज सरफेस है और मुझे कोई सरफेस को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, तो गॉस लॉ ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया इस पर, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली गॉस लॉ विल बी एप्लीकेबल। तो फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस नंबर 1 निकालते हैं, तो सरफेस 1 से फ्लक्स जनरेटेड होगा, फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस 1 इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स जनरेटेड बाय सरफेस 2, ठीक है। अब इसमें चार्ज कितना है? देखो ये 2Q तो है,
प्लस साथ में ये Q भी है, तो टोटल चार्ज विल बी 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमसे बेसिकली इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, सो phi1 रेशियो phi2 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट और 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, सो इट इज बेसिकली 1:3। ठीक है, सो द फ्लक्स जनरेटेड इज 1:3। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, हमने कहा कि हमने इस Q1 इस S1 को, ठीक है ना, इस पर्टिकुलरली मैंने इस S1 को एक डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K। हमने इस डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, इसको भर दिया किससे? K से। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K, उससे भर दिया। नाउ व्हाट विल बी द फ्लक्स? ठीक है, फ्लक्स बाय S1 when filled with dielectric, that is what K is इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, टोटल फ्लक्स जनरेटेड विल बी phi E is equals to close integral of E dot ds। ठीक है, ds is basically the surface area 4 pi r square। ठीक है, राइट। अब क्या हुआ, मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और हमने पढ़ा है कि डाइलेक्ट्रिक इन इनवर्सली, तो 1/k क्लोज इंटीग्रल ऑफ E dot ds। ठीक है, राइट। सो इट इज बेसिकली Q by epsilon naught। सो फ्लक्स जनरेटेड इज इक्वल्स टू 1/k, E की वैल्यू थी Q by epsilon naught, तो 1/epsilon naught टाइम्स ये फ्लक्स जनरेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर वो बोलता है कि हम लोग क्या कर देते हैं, इस S2 को फिल्ड कर देते हैं एक और डाइलेक्ट्रिक से और S1 को खाली कर दिया। Now S2 is filled with some dielectric. What will be the effect on flux generated by S1? तो भाई इस केस में देखो कि S1 के अंदर तो कुछ नहीं रखा आपके पास। ठीक है, जब S1 के अंदर कुछ भी नहीं रखा है तो चार्ज क्यों है सिर्फ, तो इसकी वजह से तो पूरा फ्लक्स क्रिएट होगा ही होगा, और जब इसकी वजह से पूरा फ्लक्स क्रिएट होगा तो फ्लक्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो इसकी सरफेस के बाहर आ रहा है पूरा सरफेस के बाद, भाई हमने यही सरफेस बनाई थी ना, और इसमें तो कोई फ्लक्स रखा हुआ ही नहीं था, कुछ भी चीज नहीं रखी हुई थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आप देख सकते हो ये हो गया। इज दैट क्लियर? तो जब हम लोग इसके बाहर मीडियम में रखेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, पार्ट नंबर फर्स्ट, के अगर मैंने एक लीनियर चार्ज रॉड ली है, इनफाइनाइट या फाइनाइट एक चार्ज रॉड ली है, तो उससे फ्लक्स जनरेट कितना होगा बाय अप्लाइंग द गॉस लॉ। ठीक है, सच दैट उसकी चार्ज डेंसिटी जो हम लैम्डा लेते हैं दैट इज लैम्डा। ठीक है, चलिए अब वो देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर जिसकी चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा। तो चलिए सबसे पहले मैं एक लॉन्ग चार्ज वायर ले लेता हूं। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, एक ये लॉन्ग चार्ज वायर, पॉजिटिवली चार्ज वायर, ये लो भाई इसको पॉजिटिवली चार्ज वायर बना देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट है ना। अब क्या करना है, मुझे इससे फील्ड कैलकुलेट करनी है, और अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है तो सबसे पहले इस चार्ज को कवर करने का है, इसको क्लोज सरफेस बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका क्लोज्ड सरफेस बनाते हैं। चलिए मैंने इसका क्लोज सरफेस बनाया और मैंने एक स्फेरिकल फॉर्म का इसका क्लोज सरफेस लिया। ये हमने इसको इनसाइड द क्लोज सरफेस लिया। ठीक है, ये वायर था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था क्लोज सरफेस के अंदर। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही होगी, तो भाई अब क्या हुआ,
चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, गॉस लॉ लगा सकते हो, जितना चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी 1/ε0 टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन विल बी दिस वन। ठीक है, अच्छा इस वायर की लेंथ है L, ठीक है, राइट। अच्छा अब कितने केसेस बन सकते हैं? केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, 3 सरफेसेस हैं। अब मैं तीनों सरफेसेस से सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं कि फ्लक्स जनरेटेड क्या होगा, ठीक है। अच्छा उससे पहले लेमडा क्या होता है? लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो लेमडा Q इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू L, ये हमने पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर। चलो अब कंपोनेंट देखते हैं कौन कौन से बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। कंपोनेंट निकालता हूं मैं सबसे पहले। देखो कंपोनेंट नंबर 1 परपेंडिकुलर टू द फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन ds1, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलिए इसकी वजह से तो 0। दूसरा सरफेस इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेता हूं आउटवर्ड, सो इट शुड बी ds2, और अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं, देखो दूसरे पेन से बनाता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा। दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, ठीक है। अब लेते हैं थर्ड क्या है मेरे पास? तीसरा सरफेस, अगेन इससे परपेंडिकुलर, सो इट शुड बी ds3, ठीक है। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये, अगेन दोनों के बीच का बनने वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी कहानी सॉल्व हो गई मेरी। तो टोटल 3 सरफेसेस से मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फ्लक्स विल बी phi E is equals to close integral of E dot ds। अब E dot ds को मैंने 3 हिस्सों में काटा है, ठीक है ना। तो phi E is equals to close integral of E ds1 cos, और cos कितने डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds2 cos 0 डिग्री, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds3 cos 90 डिग्री। टोटल फ्लक्स इन तीनों की वजह से। अब देखो इनमें से 0 क्या क्या हो गया? ये 0 cos 90 और ये 0, तो नेट फ्लक्स सिर्फ बचा E डॉट ds की वजह से, ठीक है। तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू phi E इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds सिंपल, ठीक है ना। cos 0 इज 1, E बाहर आ गया, phi E इज इक्वल्स टू E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH, H की जगह 2 पाई R इंटू L, दिस इज कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये हो गया phi E इज इक्वल्स टू 2 पाई R। एक चीज, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। जैसे मैंने गॉस लॉ अप्लाई किया तो मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q है मेरे पास लेमडा है, ठीक है। तो चलो phi की वैल्यू आई मेरे पास E इंटू 2 पाई R L, Q की जगह डाला मैंने लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे सबसे पहले, L से L कैंसिल, E की वैल्यू हो गई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएटेड और द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेटेड बाय अ इनफाइनाइटली चार्ज रॉड, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, और अब हम लोग लेते हैं, ये तो रॉड ली थी, अब मैं एक शीट लेता हूं सरफेस एरिया, ठीक है ना। नाउ विल टेक द शीट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो सबसे पहले मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ले लेता हूं, ठीक है ना।
अंतर इतना ही आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज में पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन जाता है और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड डायरेक्शन आता है। ये मैंने इनफाइनाइटली चार्ज शीट। अब क्या करना है भाई, इस पे गॉस लॉ लगाना है और गॉस लॉ लगाने के लिए इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं। मान लो मैं इस एरिया के लिए चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और अब इस क्लोज वायर से ये स्फेरिकल क्लोज, ठीक है। अच्छा, इसकी पूरी लेंथ मान लेता हूं मैं 2r और इसको बीच में रखा था तो लेंथ कितनी हो गई यहां से यहां तक की, ठीक है। अब दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। इससे चार्ज सरफेस है तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी ई और इस साइड भी बाहर की तरफ निकलेंगी ई, ठीक है। अगर मैं इनमें से किसी सरफेस से लेता हूं तो सीधा सीधा एंगल 90 डिग्री का और वो 0 हो रहा है। बचे मेरे पास दो सरफेसेस लेने के लिए जहां से फ्लक्स क्रिएट होगा। सरफेस नंबर 1, ठीक है, सो इट इज ds1। सरफेस नंबर 2 ds2। और दोनों के अंदर अगर मैं थीटा देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो नेट फील्ड कितनी हो जाएगी इसकी, नेट फील्ड फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। सरफेस एरिया में मान लेता हूं इसका सरफेस एरिया है, इसका एरिया है a, having a surface area of a and charge density as sigma। तो अगर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा तो यहां से मैं अगर Q निकालूं तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू a, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलिए, तो इसको फ्लक्स के ऊपर रखते हैं और हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो E बाहर, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, EA प्लस EA इज इक्वल्स टू फ्लक्स जनरेटेड, EA इस सरफेस से, EA इस सरफेस से, तो टोटल फ्लक्स जनरेटेड विल बी 2EA, A is will be the surface area, ठीक है। Now we apply the Gauss law। Now we are applying Gauss law। तो according to Gauss law, flux generated will be Q by epsilon naught। और ये कितना है फ्लक्स, 2EA, और Q की जगह हम लोग यूज करते हैं सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक ए से एक ए कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सिंपली कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा, राइट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी और 2 एज इट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। दो क्यों हुई, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आ गई। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 then in that case electric field direction is outward, ठीक है ना, it is out। and if sigma is less than 0 मतलब नेगेटिव प्लेट लेता हूं then it should be inward, ठीक है, राइट। इज दैट क्लियर, है ना। अब हम इसी के रिलेटेड एप्लीकेशंस को चलाते जाएंगे कि अगर मैं एक इनफाइनाइट शीट ले लेता हूं, बहुत लंबी चौड़ी 2 शीट्स ले लेता हूं, उनके बीच में कोने पे सब जगह हम लोग उसके कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर थोड़ा सा एक बार और इस इनफाइनाइट शीट के एप्लीकेशंस पे मैं क्या लेके जाता हूं आपका। चलिए, मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर मैंने 2 शीट ली, शीट्स हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मैंने 3 और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है। अब मैं इसमें 3 रीजंस के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। दिस इज रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 2 इन बिटवीन, एंड दिस इज रीजन नंबर 3, ठीक है। चलिए,
पहले मैं हर रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं दोनों केसेस से। सपोज करो मुझे रीजन नंबर 1 में देखनी थी इस प्लेट से और इस प्लेट से। फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर की तरफ E1, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर की तरफ, दैट इज E2। ठीक है, अगर मैं बीच वाले रीजन में कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वजह से बाहर की तरफ, ये इसका बाहर की तरफ E1, और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, तो ये हो गया E2। ठीक है, अब इसको लेते हैं, इसकी वजह से इस रीजन में आउटवर्ड E1, और इसकी वजह से भी इस रीजन में आउटवर्ड E2। ठीक है, राइट। चलिए अब हम रीजन नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं। रीजन नंबर 1 लेते हैं, तो E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन इसकी चार्ज डेंसिटी ले लेता हूं सिग्मा 1, और इसकी चार्ज डेंसिटी ले लेता हूं सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आउटवर्ड है, बट इस फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो ओवरऑल ये क्या हो गई, नेगेटिव। सिमिलरली अगर मैं ऐसे E2 देखता हूं तो इट शुड बी सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसकी वजह से जनरेटेड इधर है, तो ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव। तो नेट जो निकलेगी E नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ठीक है, तो En इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं हम लोग, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड रीजन के लिए हम लोग रीजन 2 लेते हैं, रीजन 2 लेते हैं। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या होगी, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन मैटर करेगा, इसका डायरेक्शन यहां है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यहां है, तो ये प्लस की होगी। ठीक है, और अगर मैं यहां पर E2 कैलकुलेट करता हूं तो वो हो जाएगी माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन क्यों का आया, इसका डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। ओवरऑल दोनों को ऐड करूंगा तो E नेट क्या बनता है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इन बिटवीन। ठीक है, एंड इन थर्ड केस अगर आप देखें तो रीजन नंबर अगर मैं थर्ड लेता हूं, रीजन थर्ड, देखो रीजन थर्ड की कहानी और 1 की कहानी एक जैसी है, तो उसका E नेट निकलेगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज फॉर थर्ड रीजन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। फर्क क्या था, इस बार दोनों फील्ड का डायरेक्शन इधर और इसका भी डायरेक्शन इधर, बट इसमें थोड़ा सा अलग था। अब मैं इसमें स्पेशल केसेस डालता हूं। स्पेशल केस नंबर 1, इफ कंडीशन डालो, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा, अगर दोनों सरफेसेस की चार्ज डेंसिटी सेम है तो देखो क्या हुआ, E नेट स्पेशल केस के लिए, फॉर स्पेशल केस सिग्मा 1 और सिग्मा 2 एक जैसा, तो दोनों ऐड हो गए, तो ये हो गया माइनस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इस केस में लेता हूं, व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 0, तो यहां पर E नेट जो निकला दैट इज इक्वल टू 0 फॉर स्पेशल केस। इन सेंटर अगर दोनों इक्वल और अपोजिट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, कैंसिल आउट किया। इधर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे बट नेट से अपोजिट था, इसीलिए नेगेटिव साइन। दोनों सेम डायरेक्शन में और नेट के साथ में है, तो ये हो जाएगा En इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, En इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन।
ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन केस अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज बना देता हूं, चलो हम इस चार्ज को, एक चार्ज प्लेट को नेगेटिव चार्ज प्लेट बना देते हैं और फिर डायरेक्शंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, इन चार्ज प्लेट्स को नेगेटिव चार्ज प्लेट बना दिया मैंने और अब मैं इससे क्या कैलकुलेट करूंगा, डायरेक्शन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है ना, देखिए क्या डायरेक्शन आएगा और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तीनों रीजन में फर्क पड़ता है। ठीक है ना, किस तरीके से फर्क पड़ता है वो देखिए। चलिए ठीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने इसको नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, ओके। चलिए तीनों रीजन वही है। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन में लेता हूं, है ना। फर्स्ट रीजन में इस पॉजिटिव की वजह से बाहर और इस नेगेटिव की वजह से अंदर, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, देख रहे हो, एक यहां जा रही है और एक यहां जा रही है। तो इवन हो गया माइनस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया, इन केस अगर ये दोनों इक्वल है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नेट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो चलिए देखिए क्या फील्ड बनती है मेरे पास। ठीक है ना, क्या फील्ड बनेगी वो देखता हूं। ठीक है ना, नेट फील्ड क्या बनेगी, अभी वो भी एनालाइज कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है ना, चलिए चलो E1 प्लस E2। E1 कितना है, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना है, प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रीजन में क्या हो गई, 0। एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव। अब सेकंड रीजन में इस पॉजिटिव की वजह से यहां और इस नेगेटिव की वजह से भी यहां अंदर की तरफ। ठीक है, राइट, पॉजिटिव की वजह से तो अंदर की तरफ, नेगेटिव की वजह से भी अंदर की तरफ। तो इसकी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया। ई नेट कितना निकलेगा, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल बनी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन देखो सबका एक ही जगह। अब लेता हूं थर्ड केस से। थर्ड केस से क्या बनेगा वो देखते हैं। थर्ड केस है मेरे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में थी कहीं पर। ठीक है ना, कहां पर थी, आउटवर्ड में। तो इस पॉजिटिव की वजह से E1 बाहर और नेगेटिव की वजह से E1 अंदर, E2 अंदर, दिस इज E2। अगेन मुझे इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, तो E1 की फील्ड जनरेट होगी यहां से, ये इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वजह से इसका डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो ये हो गया माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E नेट कितना हो गया, E नेट कम्स आउट टू बी 0 दोनों की वजह से। तो इस रीजन में भी 0, बट हमारे इस रीजन में जो आउटपुट क्रिएट हुआ दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहां पर सारे पॉसिबल केसेस देखे, इनफाइनाइट रॉड देखी, चार्ज शीट देखी, ये सारी चीजों से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ लगा के कैलकुलेट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्फेरिकल केस लेंगे और क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को मिलेंगे। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।